गर्मी की छुट्टियों में राजू और मीना अपने दादी दादा के पास गाँव आते हैं। राजू को हमेशा रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी रहती है। एक दिन बबलू हवेली के बारे में डरावनी कहानियाँ सुनाता है। राजू, लोग कहते हैं उस हवेली में रात को रोने की आवाज आती है और सुबह वहाँ से राख उड़ती है। मीना डर जाती है, लेकिन राजू को जिज्ञासा होती है, अगर सब डर के मारे नहीं जाते तो हो सकता है असलियत कोई और हो। राजू, मीना और बबलू मिलकर एक योजना बनाते हैं। हमें सच जानना है तो खुद वहाँ जाना होगा। वे तीनों आधी रात को टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने का सामान लेकर हवेली की ओर निकलते हैं। हवेली जर्जर, टूटी फूटी और बहुत डरावनी होती है। अंदर जाते ही बबलू की टॉर्च बंद हो जाती है। वे ऊपर की मंजिल पर पहुंचते हैं, जहां एक पुराना दर्पण होता है। जैसे ही मीना उसके सामने जाती है, दर्पण में एक सफेद साया दिखता है। वह चिल्ला उठती है, राजू, पीछे कोई है। पीछे मुड़ते हैं, कोई नहीं। लेकिन तभी जमीन से एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तीनों डर के मारे भागते हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका होता है। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगती हैं। सभी फर्नीचर अपने आप उड़ने लगते हैं। लेकिन फिर एक नीली रोशनी के साथ आत्मा प्रकट होती है। वो कोई और नहीं बल्कि चंद्रकला होती है। वो कहती है, मैं भूत नहीं हूँ, मैं इस हवेली की रक्षक आत्मा हूँ। मेरी आत्मा को मुक्त करने वाला कोई नहीं आया अब तक। राजू डरते हुए पूछता है, आपकी आत्मा क्यों फंसी हुई है? चंद्रकला की आंखों से आंसू बहते हैं। 200 साल पहले मुझे मेरे ही मंत्री ने धोखा देकर इस हवेली में जिंदा जला दिया था। मेरी आत्मा तब से यहीं भटक रही है। राजू और मीना तय करते हैं कि वे चंद्रकला की आत्मा को मुक्त करेंगे। बबलू पहले डरता है, लेकिन दोस्तों के साथ रहने का वादा करता है। वे शंभू काका के पास जाते हैं, जो हवेली के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। शंभू काका बताते हैं कि चंद्रकला की डायरी हवेली के तहखाने में छुपी है। वही उसकी मुक्ति का उपाय है। तीनों बच्चे फिर से हवेली जाते हैं और तहखाने की खोज करते हैं। बहुत से जाल, डरावने जीव और गुप्त दरवाजों को पार करके वे अंत में डायरी पाते हैं। डायरी में लिखा होता है, मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब मेरे साथ हुए अन्याय को सबके सामने लाया जाएगा और मेरा अंतिम संस्कार मेरे राज्य के नियमों के अनुसार होगा। राजू गांव वालों को इकट्ठा करता है और चंद्रकला की कहानी सुनाता है। सब पहले तो यकीन नहीं करते, लेकिन जब हवेली से चंद्रकला की आत्मा प्रकट होकर उनकी आंखों में देखती है, सब सहम जाते हैं। गांव वाले मिलकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं और एक छोटा सा स्मारक बनाते हैं। आखिर में चंद्रकला मुस्कुराते हुए कहती है, अब मेरी आत्मा मुक्त है। तुम तीनों सच्चे दोस्त हो। भगवान तुम्हें खुश रखे। और वो धीरे धीरे रोशनी में बदलकर आकाश में विलीन हो जाती है। अब हवेली भूतिया नहीं रही। उसे गांव के बच्चे लाइब्रेरी बना देते हैं। राजू, मीना और बबलू के बीच दोस्ती और मजबूत हो जाती है। राजू कहता है, सच्चाई के लिए डर को जीतना पड़ता है। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। और हमारा ये मुंगेर कार्टून स्टोरी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। ये वीडियो सिर्फ इस चैनल पे आते हैं आप सभी को एंटरटेनमेंट के लिए। तो आप लोग क्या करिए, दिल से सपोर्ट जरूर करिए और लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे अपने अपने लाइफ में। बहुत समय पहले की बात है। राज्य में एक छोटा सा गांव था, गंज। यह गांव पहाड़ियों और हरियाली के बीच बसा हुआ था। वहां के लोग सीधे सादे, मेहनती और मिलजुल कर रहने वाले थे। गांव में बच्चों की शरारतें, बूढ़ों की कहानियां और खेतों में काम करते किसानों की मेहनत चारों ओर जीवन का उल्लास भर देती थी। गंज गांव में करीब 100 परिवार रहते थे। सबका मुख्य काम खेती करना था। गांव में एक छोटा सा स्कूल, एक कुआं और एक पुराना मंदिर था। बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते और दोपहर को खेतों के पास खेलने पहुंच जाते। गांव में बिजली की सुविधा थी, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए। मोबाइल नेटवर्क भी बहुत कमजोर था, लेकिन लोगों को इन सब से कोई खास शिकायत नहीं थी। उनके लिए खुश रहने के लिए कुदरत ही काफी थी। राजू और मुन्नी। राजू 10 साल का एक चंचल, बुद्धिमान और जिज्ञासु लड़का था।
उसे नई नई बातें सीखने का बहुत शौक था। गुड्डी उसकी छोटी बहन थी, जो 8 साल की थी और बहुत प्यारी व समझदार थी। राजू का सपना था कि वह बड़ा होकर अपने गांव को इतना अच्छा बना दे कि लोग शहरों से गांव में आकर बसना चाहें। वह हमेशा कहता, गांव को सुधारो तो देश सुधरेगा। हालांकि गंज बहुत सुंदर था, लेकिन वहां कुछ समस्याएं भी थी। सबसे बड़ी समस्या थी पानी की कमी। गर्मियों में कुआं सूख जाता और खेतों को पानी नहीं मिल पाता। बिजली भी बहुत कम आती, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी। स्कूल में किताबों की कमी थी और गांव में कोई अस्पताल भी नहीं था। राजू और मुन्नी को यह सब देखकर बहुत दुख होता। उन्होंने सोच लिया कि वे कुछ न कुछ करके अपने गांव की स्थिति बदलेंगे। एक दिन स्कूल में शिक्षक रामप्रसाद जी ने बच्चों को एक खास बात बताई। बच्चों, परिवर्तन लाने के लिए किसी नेता या मंत्री की जरूरत नहीं होती। एक छोटा सा बीज भी एक बड़ा वृक्ष बन सकता है। उसी तरह एक छोटा बच्चा भी बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकता है। राजू को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने फैसला किया कि वह और मुन्नी मिलकर कुछ नया करेंगे। उन्होंने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और सबको समझाया कि हर रोज जब लोग हाथ मुंह धोते हैं या बर्तन साफ करते हैं तो कितना सारा पानी बेकार बह जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए घरों के पास गड्ढे खोदे जाए। उन्होंने खुद स्कूल में एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने की योजना बनाई। शिक्षक जी ने उनकी मदद की और कुछ महीने में स्कूल में बरसाती पानी को जमा करने की व्यवस्था हो गई। यह देखकर गांव के बड़े भी प्रभावित हुए और उन्होंने अपने अपने घरों में वैसी ही व्यवस्था शुरू की। इसके बाद राजू ने बिजली की समस्या पर ध्यान दिया। उसने एक बार स्कूल में साइंस की किताब में पढ़ा था कि सूरज की रोशनी से बिजली बनाई जा सकती है। उसने यह बात अपने पिता को बताई। पिताजी ने पंचायत में यह सुझाव रखा। कुछ समय बाद एक सामाजिक संस्था की मदद से गांव में सोलर पैनल लगाए गए। स्कूल, मंदिर और कुछ घरों में अब सौर ऊर्जा से बिजली मिल रही थी। बच्चों की पढ़ाई अब रात में भी हो सकती थी। मुन्नी को पढ़ाई का बहुत शौक था, पर स्कूल में किताबें बहुत कम थी। गुड्डी ने तय किया कि वह गांव के उन बच्चों से पुरानी किताबें इकट्ठा करेगी जो अब स्कूल नहीं जाते। वह रोज शाम को गांव में घूम घूम कर लोगों से पुरानी किताबें मांगती। धीरे धीरे गांव में एक छोटी सी पुस्तकालय बन गई, जहां बच्चे आकर पढ़ने लगे। एक दिन राजू ने देखा कि कुछ लोग मंदिर के पास कचरा फैला रहे थे। उसने गुड्डी और दोस्तों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने जगह जगह पोस्टर लगाए, स्वच्छ गांव, सुंदर गांव, गंदगी फैलाओगे, बीमारी बुलाओगे। गांव के लोगों ने बच्चों की मेहनत देखकर उनका साथ देना शुरू किया। अब हर रविवार को पूरा गांव मिलकर सफाई करता था। एक दिन राज्य के राजा हरिपुर आए। उन्होंने गांव के बच्चों की तारीफ की और कहा, मैंने बहुत गांव देखे हैं, लेकिन ऐसा गांव नहीं देखा जहां बच्चों ने इतना बड़ा बदलाव किया हो।